हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स एट वन प्लेस बाय मनोज कुमार। दोस्तों, मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों का जैसा इस प्रोग्राम को रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे मुझे और ज़्यादा उत्साह मेरा बढ़ रहा है। मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूं और मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कवर कराऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों, जिससे एक ही जगह पर सारी चीज़ें आप लोगों को मिल सकें और 2027-28 का जो आपका टारगेट है, वो कंप्लीट हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम को जो कि हमारा 27 जून का प्रोग्राम है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बस मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि इन पॉइंट्स को आप टू द पॉइंट अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए, कीट पॉइंट्स, और उसके थ्रू आप अपने इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल है, अगर आप रियली में साल भर का पूरा करंट अफेयर तैयार कर गए ना, तो आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बचेगा नहीं। ये समझ लेना। और कोशिश करेंगे कि 50% से ऊपर आपके करंट के क्वेश्चंस जो हैं इसमें आपके कवर हो जाए। 50% मतलब टोटल आपके जीएस के पेपर के। बाकी तो देखिए ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, स्टैटिकल सब्जेक्ट है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आज का। और इस क्लास की पीपीटी और अन्य इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा कहा जाए तो इंस्टाग्राम है, इसको ज़रूर फॉलो कर लेना अच्छे और कंटेंट के लिए, जहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छी-अच्छी चीज़ें समय-समय पर चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। ओके? चलिए, आज का जो पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है आपका दिल्ली हाई कोर्ट अलाउज सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर टर्मिनेट 28 वीक प्रेगनेंसी। यानी कि एक ऐसी लड़की जिसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, उसका रेप किया गया या इस तरह की कुछ चीज़ की गई और वो 28 वीक से ज़्यादा की उसको प्रेगनेंसी हो गई। उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ किया है कि भई उसका जो गर्भ है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। तो इसमें देखिएगा, रिप्रोडक्टिव राइट्स यानी कि प्रजनन जो अधिकार है, बॉडीली ऑटोनॉमी, उसकी अपने शरीर की स्वायत्तता है, और जुडिशियल इंटरवेंशन अंडर द एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एमटीपी एक्ट क्या है, क्योंकि इसी एक्ट में इसको लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। अभी हाल ही में 15 वर्षीय एक नाबालिग यौन उत्पीड़ित पीड़िता को 28 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप में समाप्त करने की अनुमति दी गई कि वे 28 सप्ताह हो चुके हैं, यानी कि 6 महीने के आसपास लगभग। ठीक है ना? अब न्यायालय ने इसे एक कहा जाए असाधारण असंवैधानिक अधिकार के तहत इसको उन्होंने किया, और इसके लिए उन्होंने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट संशोधन अधिनियम 2001 के तहत कानूनी सीमाओं के तहत महिलाओं को विशेष अधिकार के तहत संवेदनशील श्रेणी में इसके टर्मिनेट करने को उन्होंने परमिशन दी है, क्योंकि उसमें एमटीपी एक्ट में 24 सप्ताह से ऊपर के लिए अलग प्रोविजंस हैं, अलग चीजें हैं, इसी वजह से। ओके, तो ये 24 प्रोविजंस, 24 सप्ताह का प्रोविजंस क्या है, कैसे है, तो देखिए एमटीपी एक्ट सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एमटीपी एक्ट सबसे पहले कब पारित किया गया, 1971 में। फिर 2021 में सब संशोधन किया गया। इसमें आपकी तीन श्रेणी है। एक है 20 सप्ताह से पहले की, एक है 20 से लेकर के 24 सप्ताह के बीच की, और एक 24 सप्ताह से अधिक की। 20 सप्ताह से पहले की, या यदि गर्भ जारी रखने से गर्भवती महिला के जीवन को जोखिम हो या भ्रूण में कोई भी असामान्यता आ जाए, तो उसको जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, पंजीकृत, उसकी सलाह पर उसको हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। यानी कि जिसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई इसको अबॉर्ट करा दिया। ठीक है ना? एक, अगर वो सप्ताह 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच का है, तो दो आरएमपी की राय पर कुछ विशेष संवेदनशील श्रेणियों के लिए अनुमति दी जाती है, दो लोगों की सलाह पर, दो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो। इन श्रेणियों में यौन उत्पीड़न, बलात्कार और अनाचार, इंसेक्ट से बची महिलाएं, नाबालिग और वे महिलाएं जिनकी वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल जाती है, जब गर्भ में थी और उनका कहा जाए कि तलाक हो गया या वो विधवा हो गई, तो अब वो बच्चे को नहीं रखना चाहती या कोई परेशानी है, तो ऐसे में उनको परमिशन दी जा सकती है। लेकिन दो आरएमपी हो सकता है, ये तीनों चीजें आपसे एक्ट में पूछ लिया जाए। और तीसरी कैटेगरी है 24 सप्ताह से अधिक, जो कि इस समय आपने देखा था 28 सप्ताह वाली।
इसमें वैधानिक ढांचा स्पष्ट रूप से गर्भ समापन को प्रतिबंधित करता है कि भाई इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, सिवाय अधिनियम की धारा 3B(2)(b) के तहत। इसके अलावा ध्यान रखना, जो केवल देर अवधि गर्भ समापन की अनुमति देता है जब राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड जो है इस भ्रूण की गंभीर असामान्यताओं का निदान करता है। तो यानी राज्य स्तरीय जो बोर्ड होता है वो इसके लिए अनुमति देता है, तब जाकर के ये सारी चीजें होती है। ये एक स्पेशल कंडीशन है धारा 3(2)(b) के तहत। तो बस इसी को आपको याद रखना है। ध्यान रखिए, ये 3 प्रोविजन है बस। MTP मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है? चलिए, अब आता है एक नया कंसेप्ट और चरम मौसमी घटनाएं, हीट डोम को इस समय आप देख रहे होंगे। कैसे? यूरोप में स्वेल्टर्स जो है हीट डोम कास्ट शेयरिंग शैडो ओवर द कॉन्टिनेंट। पूरे यूरोप में इस समय हीट डोम की कंडीशन बनी हुई है। अभूतपूर्व लू कहते हैं, हमारे यहां तो देखिए नॉर्मल चलती है लू, वहां पर ये अभूतपूर्व है। और यहां पर 40 से लेकर के 44 डिग्री टेम्परेचर, पेरिस वेरिस में तो बहुत बुरी कंडीशन है। लोगों की स्किन जलने जैसी स्थिति बन चुकी है। जहां पर लोग ठंडे में मजे लेते थे, आज वहां पर हीट बनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर लंबे समय तक सूखे की स्थिति खतरा उत्पन्न हो गया है। अनेक मौतें हो रही हैं गर्मी की वजह से। और विनाशकारी मौसमी घटना के पीछे जो कारण बताया गया है वो है हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक। तो हमको यही पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज। तो देखिए, हीट डोम क्या है? एक जटिल मौसमी घटना है जो तब उत्पन्न होती है जब ऊपरी वायुमंडल में एक शक्तिशाली और स्थायी उच्च दाब की प्रणाली बन जाती है, ऊपर हाई प्रेशर और की कंडीशन में। ऐसे में गर्म हवा को वो फंसा लेती है ऊपर ही ऊपर, और फंसा लेती है तो उससे क्या होता है कि ऊपर वाला हिस्सा एक गर्म बर्तन की तरह बन जाता है, ढक्कन की तरह। क्योंकि हाई प्रेशर में आपका टेम्परेचर स्टोर हो गया और वो एक तरीके से कवरिंग हो गई, डोम गुंबद की तरह। बात समझना। और वहां पर जो उसके नीचे रहेगा वहां की हालत खराब हो जाएगी। ये है एक कंसेप्ट। तो इसमें क्या क्या चीज होता है? वायुमंडलीय वायु का नीचे धंसना, वो हाई प्रेशर के नीचे धंस जाती है, ये रही। दूसरा, ढक्कन प्रभाव, यानी कि गुंबद की तरह ऊपर से इसको एक कवर कर लेती है। तीसरा, ओमेगा ब्लॉक। ये कैसे होता है? जब कोई जेट स्ट्रीम या सामान्यतः मौसम प्रणालियों को आगे बढ़ाती है, विकृत होकर के ग्रीक अक्षर यानी ओमेगा जैसी स्थिति बन जाती है, इस तरह की डोम की तरह इस तरह की स्थिति बन जाती है, उसे ओमेगा ब्लॉक कहते हैं। और इसमें हाई टेम्परेचर आपका बना रहता है, ये कंडीशन बन जाती है। और यह रुकावट वायुमंडलीय परिसंचरण में ब्लॉक उत्पन्न कर देती है, जिससे उच्च दाब प्रणाली के कई सप्ताह तक ऊपर बनी रहती है और टेम्परेचर हाई हो जाता है। फीडबैक लूप, जैसे भूमि तपती है, जैसे जैसे गर्मी नीचे तपेगी, समझ लीजिए नमी पूरी तरीके से सूख जाती है। नीचे की जो नमी है, मॉइस्चर है, वो सूख जाता है। और नमी न रहने की वजह से सूरज का जो उपयोग है, बाष्पीकरण उसका नहीं हो पाता। और इसकी वजह से 100% ऊर्जा सीधे हवा को गर्म करने में लग जाती है। नमी ऊपर जाएगी नहीं तो क्या होगा फिर? ये कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से हीट वेव और ज्यादा तीव्र हो जाती है। सो दीज आर द 4 बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला, वायुमंडल का धंसना। दूसरा, ढक्कन प्रभाव यानी कि एक ब्लॉक, एक ओमेगा ब्लॉक, और एक फीडबैक लूप। ये एक सिचुएशन बन जाती है हीट डोम की। इन चारों चीजों को आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, ध्यान रखना। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। नेचुरल सी बात है, लोगों पर, सभी पर। बाहर जो श्रम करने वाले लोग हैं उनको हालत खराब होती है। स्कूल बंद करने पड़ जाते हैं गर्मी की वजह से। पारिस्थितिक कृषि प्रभाव, सोचिएगा नेचुरल सी बात है, नमी की वजह से क्या होगा? सूखे की जैसी कंडीशन बन जाती है, पानी नहीं होता, बारिश नहीं होती, सूखे की जैसी कंडीशन है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, सामान्य गर्मियों की तुलना में यहां पर गर्मी और ज्यादा है, गर्म हो जाती है। रात में तापमान कम नहीं होने देती, ना दिन में ना रात में, टेम्परेचर डाउन ही नहीं होता। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हो कि हालत क्या होगी। और यूरोपीय देशों में जहां ठंडे क्षेत्र थे वहां पर एसी बेसी का ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं होता था कि एसी लगा लें, कूलर लगा लें या ऐसा कर लें। ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। अब कंडीशन ऐसी हो गई कि वहां पर ये होगा। और वहां आज की न्यूज देखोगे तो वहां पर कंडीशन ये है कि लोग एसी की दुकान खुली, एसी खरीदने के लिए दौड़ पड़े हैं। ठीक है, चलिए अगला एक टॉपिक और है। यह है ट्रांस अटलांटिक तनाव और नाटो का। आपने सुना होगा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये रहा। नाटो अलाइज फेल्ड टू सपोर्ट यूएस इन ईरान वार। ट्रंप ने रूट को कहा था, जो रूट जो है उनको ना ट्रंप ने कहा
कि जो नाटो अलायंस है वो ईरान में अमेरिका की सहायता करने के लिए फेल हो गया। ये अभी हाल में ट्रंप और नाटो महासचिव मार्क रूट के बीच उच्च स्तरीय संवाद ट्रांस अटलांटिक गठबंधन के भीतर बढ़ते हुए तनाव को दिखा रहा है कि भाई नाटो ने कोई सपोर्ट नहीं किया। अब ये नाटो है क्या? एक देखिए, नाटो अमेरिका की सहायता से, अमेरिका के माध्यम से बनाया गया एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य संगठन की तरह था, जो कि कैसा है, अंतर सरकारी। 4 अप्रैल 1949 को गठित किया गया था, जो कि वाशिंगटन ट्रीटी के माध्यम से भी जाना जाता है, जिसे नॉर्थ अटलांटिक संधि भी कहते हैं, वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। यह इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसका उद्देश्य था राजनीतिक एवं सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना। एक्चुअली में हो क्या रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया, जिसे शीत युद्ध कहते हैं। अमेरिका पूंजीवादी देश है और रूस समाजवादी है, साम्यवादी है, और साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को ये रोकना चाहते थे। और उसी की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका जैसे देशों ने, ब्रिटेन ने और अन्य देशों ने फांसीवादी शक्तियां हिटलर हिटलर को और ज्यादा सपोर्ट किया था साम्यवाद को रोकने के लिए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और ज्यादा बढ़ गया। जैसे जैसे अन्य देशों पर साम्यवाद का प्रभाव पड़ने लगा तो इनको चिंता होने लगी। तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका और ब्रिटेन की पहल पर क्या किया गया, अमेरिका की पहल पर बेसिकली, कि भाई जो आपके पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उनको अपने पक्ष में लाया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए और अपनी सैन्य सुरक्षा की बात की जाए। तो उसी के लिए बनाया गया था। और इसमें मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत के विस्तार को मुकाबला करने के लिए 12 देशों के द्वारा ये किया गया था। 12 देश आपके ये लिखे हुए हैं, इनको याद कर लीजिए कि मूल सदस्य कौन-कौन थे। और वर्तमान में फिनलैंड इसमें शामिल हुआ, 2024 में स्वीडन शामिल हुआ और टोटल मिलाकर के 2026 तक इसमें 32 देश शामिल हो चुके हैं। अब इसमें सबसे बड़ा प्रोविजन क्या है? सबसे बड़ा प्रोविजन है इसका सामूहिक रक्षा का अनुच्छेद 5, जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी नाटो सदस्य पर कोई अन्य देश अटैक करता है तो यह पूरे के पूरे नाटो समूह पर अटैक माना जाएगा और सब मिलकर के फिर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे और सामने वाले दुश्मन पर सब मिलकर के अटैक करेंगे। यह कंडीशन थी। अनुच्छेद 5 है, सामूहिक रक्षा के सिद्धांत को स्थापित करता है। इसके अनुसार यूरोप या उत्तरी अमेरिका में एक या अधिक सदस्य देशों पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। लेकिन इसमें एक बार औपचारिक रूप से लागू किया गया अभी तक, वो तब जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से सारे नाटो देशों ने, मोस्टली नाटो देशों, अफगानिस्तान में अटैक किया था अलकायदा वगैरह पर, ये आप जानते हैं। लेकिन इस समय क्यों नहीं हुआ? इस समय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें किसी भी नाटो सदस्य पर ईरान ने अटैक नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने अटैक किया, इज़राइल ने अटैक किया। हालांकि इज़राइल अभी की कंडीशन अलग है, अमेरिका इज़राइल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन अमेरिका ने खुद अटैक किया। इसलिए नाटो सदस्यों ने इसको मना किया कि भाई ये नाटो पर अटैक नहीं है, आपने अटैक किया है, अब ये आप जानिए, हमें इससे दूर रखिए, हमें तो अलग तरीके से हैंडल करना है, इसे नाटो पर हमला नहीं कह सकते। और नाटो सदस्य तभी अटैक कर सकते हैं, तभी साथ दे सकते हैं जब नाटो पर हमला हो। इसी बात को लेकर के ट्रंप नाटो सदस्यों से नाराज है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, अगला एक टॉपिक है ओपेक। ओपेक, ओपेक तो जानते होंगे, जो तेल निकालने वाले जो देश हैं उनका एक संगठन है। इराक के कोटा विवाद, यूएई का बाहर निकलना और भारत के लिए व्यापक आर्थिक निहितार्थ ये रहे। इराक वांट्स टू माइट लीव ओपेक, ऑयल कोटा नॉट रेज, से सोर्सेस। तो स्रोतों ने यह बताया कि इराक ने ओपेक को धमकी दी है कि अगर उसका कोटा नहीं बढ़ाया गया तो हो सकता है ओपेक से बाहर हो जाए। अब इसीलिए क्वेश्चन बना कि ये है क्या, कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है, ये रहा ये। और उसने कहा है कि बगदाद ने कि उसके कोटे में उल्लेखनीय वृद्धि करने में विफल रहता है तो वह संगठन से बाहर निकल सकता है। अभी हाल फिलहाल में यूएई ने इसको संगठन को छोड़ दिया था, अभी कुछ समय पहले। तो अब ये तरीके से सोचे देखा जाए तो यूएई के निकलने के बाद अगर आपका इराक भी निकल जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए जानना जरूरी है ओपेक क्या है। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 सितंबर में हुई थी, बगदाद सम्मेलन के दौरान। ये सभी इंपॉर्टेंट है। 5 संस्थापक सदस्य देश थे, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ध्यान रखना, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ठीक। इन 5 देशों ने मिलकर के इसे किया था।
उसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। पहले नहीं था, बाद में 1965 के बाद जेनेवा से इसको वियना में स्थानांतरित कर दिया, वियना आपका। असली जो लीडर है वो है आपका इसका सऊदी अरब, क्योंकि ये सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है इन सभी में। और ओपेक सदस्य सामूहिक रूप से विश्व के कच्चे तेल के भंडार का लगभग 80% को कंट्रोल करके चलते हैं। ये रहे 80%। वर्तमान में इसमें 11 सदस्य देश हैं, क्योंकि 2009 में 19 में कतर निकल गया था, 2024 में अंगोला, 2026 मई में यूएई। ये 3 आपके निकल चुके हैं। अब बच्चे हैं टोटल 11, ये रहे। अब उनमें से भी इराक ने धमकी दे दी है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक संगठन और है, ओपेक प्लस। ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस, जिसे वियना समूह भी कहा जाता है, ये बेसिकली इसी ओपेक का ही एक विस्तारित रूप है, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। और इसका गठन तब हुआ था जब ओपेक देशों को यह एहसास होने लगा कि वैश्विक तेल कीमतों पर उनका एक तरफा नियंत्रण अब नहीं रह रहा है। अमेरिका में शेल जो तेल है, शेल गैस है, शेल तेल है, उसके उत्पादन की वजह से इनका कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा इन पर। तो इसी वजह से ये समस्या आई। तो बाजार में नियंत्रण को बनाए रखने के लिए ओपेक ने अपने सहयोग की घोषणा करके 11 गैर ओपेक तेल उत्पादक देशों के साथ अपनी साझेदारी की। 11 ओपेक वाले प्लस ओपेक प्लस वाले ये हो गए, ठीक है। तो गोर 11 गैर ओपेक प्लस देश कौन से हैं? 11 ये रहे। इसमें सबसे बड़ा है रूस, जो इन सबका लीडर है। अजरबैजान, बहरीन, ब्राजील, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, सूडान और दक्षिणी सूडान, ये गैर ओपेक सदस्य देश हैं। ओपेक प्लस में काउंट होते हैं। टोटल मिलाकर के देखा जाए तो इसमें कितने हो गए? 11 और 11 22 सदस्य। ये आपके गैर ओपेक है, वो ओपेक वाले हैं, टोटल 22। याद रहेगा नहीं? अब ओपेक ओपेक प्लस की मुख्य भूमिका क्या है? ये मिलकर के मूल्य स्थिरीकरण को मैनेज करते हैं, नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रावधान करते हैं कि भाई लगातार आपूर्ति सुनिश्चित होती रहे, उत्पादकों की आय की रक्षा करते हैं कि भाई उत्पादक जो करते हैं उनकी सिक्योरिटी बनी रहे, ठीक है ना, जरूरत भी पूरी हो, उनकी सिक्योरिटी भी रहे। और पूंजी पर उच्च प्रतिफल जो भी पैदा करते हैं कि उच्च जोखिम वाले तेल अन्वेषण उद्योग में निवेश करने वाली कंपनियों के निवेशकों पर उचित प्रतिफल उनको मिले, जो कंपनियां उसमें से ड्रिल करके निकाल रही हैं, उनमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है उनके भी हितों की पूर्ति करनी है। सो दीज आर द 4 बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्लियर? चलिए, अब एक और भी है, नेत्र, NEWC, जानते हैं क्या है? अगर आप लोगों ने साइंस टेक पढ़ी हो तो उसमें एक प्रणाली आती थी अवॉक्स, AWACS। ये आपका इंडियन वर्जन है AWECS, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक हमारे प्लेन के ऊपर एक बेहतरीन रडार प्रणाली लगा दी जाती है सेंसर्स के साथ में, जो अपने ही क्षेत्र में रह करके दूर दराज के इलाकों में होने वाली किसी भी प्रकार की संवेदनशील एक्टिविटी को तुरंत के तुरंत कैप्चर करता है और हम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। यानी कि इसके लिए अब दुश्मन देश में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल ऊपर उड़ाइए और दुश्मन देश की रेंज के अंदर की एक्टिविटीज को आप कर सकते हो। हमने कुछ समय पहले अपना अवॉक्स हमने खरीदा था, हमारे पास भी अवॉक्स ऑलरेडी है, लेकिन ये हमारा स्वदेशी है AWCS, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये बेंगलुरु स्थित है, स्वदेशी है, सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम के अंतिम परिचालन यानी कि उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी को हम आकाश की आंख कहते हैं, आई इन द स्काई, आसमान में रह करके दूसरों की तरफ आराम से देखते रहना, ये रही, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए इसमें एक रडार प्रणाली होती है, जो लंबी दूरी के शत्रु विमानों, जहाजों, क्रूज मिसाइल और ड्रोन इत्यादि का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूर से ही ये कर सकता है कि भाई ये आ रही हैं, वहीं वहीं बैठे कर सकता है। यह हवाई कमान और नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है, वहां से हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और सक्रिय हवाई युद्ध के दौरान मित्र लड़ाकू विमानों को निर्देशित करती है, मित्र देशों के लड़ाकू विमानों को आपको इंडिकेट भी करती रहेंगी, शत्रु देशों के बारे में आगाह करती रहेगी, ये रही। खास बात क्या है, इसमें ब्राजील का एम्ब्रेयर EMB-145 ट्विन इंजन टर्बोजेट वाला ये आपका विमान लगाया गया है। यानी कि जो आप इसमें जो विमान देख रहे हैं, ये ब्राजील का विमान है एम्ब्रेयर, ठीक है ना। उसमें रडार प्रौद्योगिकी कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन
की गई एरे रडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे, ऐसा ये इसमें विशेष प्रकार से इस रडार का प्रयोग किया गया है जो आपके 240 डिग्री के एंगल पर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। ये रहा, ध्यान रखना। तो ये इसमें इसके अलावा आपके और भी कई सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स हैं, नेटवर्क है, डाटा लिंक शामिल है जो सभी की पूरी जानकारी आपको दे सकता है 240 डिग्री के एंगल पर सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन ध्यान रखना, जो हमने खरीदा था इससे पहले अवॉक्स, वो 360 डिग्री की इंफॉर्मेशन देता था। ये 240 डिग्री के एंगल पर हमको इंफॉर्मेशन देने वाला है। उसमें इजराइल का आपका रडार लगा हुआ था, ठीक है ना, और भी कई सारी चीजें थी, ब्राजील का आपका विमान था। तो अवॉक्स थोड़ा सा एडवांस वर्जन था, अभी भी है, हमारे पास है, 3 आए थे, अगर आपको याद हो, बहुत बढ़िया है। ये हमारा स्वदेशी है। अब एक इस समय आपने देखा होगा, एक नया, कल आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, वो था 1975 की इमरजेंसी। अब इमरजेंसी हमको नहीं पढ़ाना था, बस इतना समझ लीजिएगा कि इमरजेंसी को एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, फर्स्ट टाइम। एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी बियॉन्ड एंड इंडिया, उसमें 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल का विस्तृत अध्याय शामिल किया गया है। पहले ये आपके कक्षा 12 में दिया रखा था संवैधानिक संकट के तौर पर, अब इसको कक्षा 9 में दे दिया गया है। और इसमें कंडीशन क्या थी कि 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। इसमें अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत सहित मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। इसमें एक चीज और भी की गई थी, जबलपुर एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 का केस भी आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि आपातकाल के दौरान जीवन का अधिकार भी निलंबित किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। और इसकी वजह से क्या हुआ, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां की गई, विपक्ष का दमन किया गया, जेल में डाल दिया गया। और इसमें एक विशेष प्रकार का एक कानून लगाया गया था, आंतरिक सुरक्षा संधारण अधिनियम, जिसे मीसा कहते हैं। मीसा के तहत बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है ना। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा फिर इसको समाप्त किया गया। बाद में जब सरकार बनी, मतलब इलेक्शन हुए, सरकार कांग्रेस की गिर गई, जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर 1978 में हमने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया और उसमें हमने क्या किया, इसके अंतर्गत कुछ चीजों को बदल के रख दिया। आपातकाल में आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया। यह आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि सशस्त्र विद्रोह, जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तब तक हम इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। दूसरा, लिखित मंत्रिमंडल की सहमति, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको लागू नहीं कर सकते, पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की औपचारिक और लिखित सलाह पर ही इसको लागू किया जा सकता है, कंप्लीट रिटन फॉर्म पर, ठीक है ना। और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये सारी चीजें हुई और इस तरीके से सशस्त्र विद्रोह, केंद्रीय मंडल की लिखित सहमति और अनुच्छेद 20-21 के निलंबन पर रोक लगा दी गई कि भाई इसको रोक दीजिए, ये आपके बने रहेंगे, बाकी और चीजों को आप सस्पेंड कर सकते हैं 20-21 को छोड़ करके, ठीक है। तो ये आपका प्रावधान किए गए थे कुल मिलाकर के, ओके, समझ में आ गया। बाकी आप पॉलिटी में और अच्छे से देख सकते हो, बस ध्यान रखिएगा। अब एक टॉपिक है सेशल्स, एक देश का नाम है, बड़ा अच्छा सा देश का कंसेप्ट है। और अभी इस सेशल्स की आजादी का 50वां एक सम्मेलन होने जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया, 50वें नेशनल डे, राष्ट्रीय दिवस के तौर पर। अब सेशल्स कहाँ है, आपके एक छोटा सा आइलैंड वाला देश है। कंडीशन ये थी कि यहां पर पहले कोई मानव बस्ती नहीं थी, बिल्कुल। यूरोपियों ने जब भारत भारत जैसे देशों की खोज की, तब यहां से होकर के निकले तो पता चला कि यहां पर कोई मानव बस्ती है ही नहीं। तो खोजे जाने के समय सेशेल्स के ग्रेनाइट और प्रवाल द्वीपों पर कोई मूल मानव आबादी नहीं थी। प्रारंभिक अरबी व्यापारी और ऑस्ट्रेनेशियाई नाविक कभी कभी इन द्वीपों का उपयोग कोको डी मेयोर और विशाल दोहरे नारियल को एकत्र करने के लिए करते थे, जो सेशेल्स की प्रसिद्धि के लिए अनुसार था।
तो वहाँ पर कोकोडी मोर और क्या कहते हैं नारियल को इकट्ठा करने के लिए वहाँ रुकते थे, इकट्ठा करके चले जाते थे। कोई नहीं रहता था वहाँ, ठीक है ना? बाद में जाकर के 1503 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब आपके इंडिया में 1502 में दूसरी बार आया, उसी समय की बात है। पूर्वी अफ्रीका की यात्रा के दौरान ग्रेनाइट द्वीपों को इनको देखा उसने और देख करके उसने अपने मानचित्र पर इन्हें मेंशन किया और मेंशन करके इसे सेवन सिस्टर्स का नाम दिया। तो ध्यान दीजिएगा, सेशेल्स को सेवन सिस्टर्स का नाम किसने दिया था? वास्को डी गामा ने। ओके। बाद में 1756 से लेकर 1810 तक ये फ्रांसीसी उपनिवेश रहा, 1810 तक यहां पर। और फ्रांस में 1756 में फ्रांस ने औपचारिक रूप से द्वीप समूह पर दावा किया और राजा लुई 15वें के वित्त मंत्री जीन मोरो डी सेशेल्स के सम्मान में इसका नाम सेशेल्स रखा। ध्यान रखना। ओके। तो किसके नाम पर? वित्त मंत्री ये रहे। तो लुई 15वें के जो वित्त मंत्री हैं जॉन डी मोरो सेशेल्स के नाम पर इसका नाम सेशेल्स रखा गया है 1756 में। ओके, क्लियर? अब बात आती है बाद में क्या हुआ। 1814 में नेपोलियन हार गया। फ्रांस का राजा नेपोलियन था और उसके अधीन ये भी था। जब हार गया तो पूरा का पूरा ये सेशेल्स आइलैंड किसको मिल गया? पेरिस संधि के माध्यम से ग्रेट ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया गया। अब ये ग्रेट ब्रिटेन के अधीन आ गया और सेशेल्स को 1933 में एक अलग ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी के रूप में घोषित कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन की कॉलोनी के तौर पर 1903 में। ओके, छोटा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। बात आती है स्वतंत्रता और कंडीशन। और उसी पीरियड में 1960 के दशक में यहां पर क्या हुआ, एक राजनीतिक दल उभरने लगे और दो प्रमुख गुट उभर करके सामने आए थे। दो गुट थे, एक था जेम्स पंचम के नेतृत्व में सेशेल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा फ्रांस अल्बर्ट रेने के नेतृत्व में सेशेल्स पीपल यूनाइटेड पार्टी। ये दो पार्टियां थी। इनमें से जो पहली पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, ये ब्रिटेन के साथ निकट संवैधानिक अधिकारों की पक्षधर थी कि भाई उनके साथ रह करके हम उसी के अधीन रह करके अपना आराम से विकास करें, अपना शासन चलाएं। लेकिन जो रेने हैं ये कहते थे समाजवादी अर्थव्यवस्था और स्वतंत्रता की वकालत करते थे, भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और स्वतंत्रता लागू करेंगे। ठीक है। बाद में कंडीशन ये हुई कि लंदन में सफल संवैधानिक सम्मेलन के बाद 29 जून 1976 को सेशेल्स को आजादी दे दी गई और दोनों की कंबाइंड सरकार बनाई गई। दोनों ने मिलकर के कंबाइंड सरकार बनाई जिसमें जेम्स पंचम राष्ट्रपति बने और अल्बर्ट रेने प्रधानमंत्री। लेकिन जिस समय जेम्स पंचम विदेश गए घूमने के लिए, राष्ट्रपति जेम्स पंचम राष्ट्रमंडल सम्मेलन में विदेश में गए थे, प्रधानमंत्री रेने ने एक रक्तहीन क्रांति की पूरा तख्ता पलट कर दिया और अपने अंडर में पूरी सरकार को ले लिया और इस तरीके से बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली तक राष्ट्र का नेतृत्व उन्होंने किया 1993 तक सिंगल पार्टी के तौर पर। 93 में जाकर के बहुदलीय पार्टी का कंसेप्ट वहां पर आया और इसी वजह से ये जो डेट है 29 जून 1976 सेशेल्स की आजादी का दिवस मनाया जाता है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है महादेव कोली, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में रहने वाली है, दक्कन के क्षेत्र में। खास बात यह है कि महाराष्ट्र की यह जनजाति जलवायु परिवर्तन का पता लगाने के लिए पेड़ों और धाराओं के व्यवहार को पढ़ती है। यस, उसके अनुकूल वैश्विक प्राथमिकता बनने से बहुत पहले, जब हम साइंटिस्ट खोजते हैं उससे बहुत पहले महाराष्ट्र के पश्चिम घाटों में महादेव कोली मौसमी बदलावों पर नजर रख रहे थे, औषधीय पेड़ पौधों का उपयोग कर रहे थे और उन सिद्धांतों के अनुसार जीवन जी रहे थे जो जंगल और समुदायों को स्वस्थ बना करके रखते थे। यानी कि वो पेड़ पौधों की घटनाओं के माध्यम से वो जलवायु परिवर्तन, बारिश और तमाम सारी चीजों को पता कर सकते हैं। और उन्होंने 25 पौधों की प्रजातियां, जिनके अंदर 51 विशेष प्रजातियां हैं टोटल मिलाकर के, उनके माध्यम से हर तरह की दवा जड़ी बूटी का उपयोग करना सीखा और आज भी इलाज कर लेते हैं वो। तो ये कहां पर रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के पुणे, अहमदनगर, नासिक जिलों में फैली हुई है, मैकाल सह्याद्री महादेव पर्वत के क्षेत्र में। ये मूलतः मराठी बोलते हैं और लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। महादेव कोलियों की सामाजिक संरचना 24 बहिर्विवाहिक कुलों में विभाजित है। हिंदू धर्म का पालन करते हैं और अपने नामधारी देवता भगवान महादेव शिव को मानते हैं, उनके गोत्र को मानते हैं। तो ये इनकी एक बेसिक जानकारी है। ये बेसिकली पारिस्थितिकी ज्ञान टीईके और जलवायु सहनशीलता के बारे में, एंथ्रोबॉटनी कहते हैं इसको।
यह समुदाय विशाल जैविक सूची का मानचित्रण और संरक्षण करता है, जिसमें 25 पौध परिवारों, जिनमें मुख्य रूप से फेवेसी और मॉरिसी जो 2 परिवार हैं, उनको विशेष तौर पर 51 देसी वृक्ष प्रजातियों का उपयोग सांप के काटने से लेकर के पुराने संक्रमणों के विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए करते हैं। और वे मौसम परिवर्तन के अनुसार उनकी छाल, पत्तियों, फलों जैसे विशिष्ट भागों का संग्रह करते हैं कि जैसे मौसम परिवर्तन होगा, किस समय किस चीज़ का उपयोग करना है। जैसे बरसात के दिनों में हम लोग बचपन में थे, तो नीम की पकी हुई निबोरियाँ खाते थे कि भई इससे हमें एंटीबायोटिक मिलते रहेंगे, हमारे ऊपर गर्मी-सर्दी का प्रभाव नहीं होगा, फोड़े-फुंसियाँ नहीं होंगे। ये सब नेचुरल चीज़ें की थी। नीम की छाल लेते थे, उसको पीसते थे और घाव पर लगा लिया करते थे, बस यही इलाज हुआ करते थे। बहुत सारी चीज़ें चला करती थी। जैविक मौसम संकेतक आधुनिक जलवायु मापदंडों से बहुत पहले बुजुर्ग वहां के स्थानीय पैनोलॉजिक संकेतकों के माध्यम से पर्यावरणीय तनाव का आकलन करते थे। पेड़ों के फूल आने के चक्र में देरी की पहचान करना, असामान्य पक्षी प्रवास का निरीक्षण, सूक्ष्म स्तर पर जलधाराओं का प्रारंभिक सूखने को पहचानना कि ये सूखेगी, अब सब फूल आ रहे हैं तो देर से क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, या इस समय ये पक्षी है, इस समय ये पक्षी नहीं आता है, तो इसका मतलब ये इस समय आ रहा है, इसका मतलब मौसम में बहुत तेज़ी से बदलाव होने वाला है या नहीं होने वाला है या कोई और समस्या है। ये सारी चीज़ें वो करते थे, यानी कि फेनोलॉजिकल और सूक्ष्म जलवायु सटीकता की पूरी जानकारी उनको थी, जबकि वो बिल्कुल अनपढ़ थे। ये ध्यान रखना। और एक टॉपिक है आज का थेवा कला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थेवा कला। बोले ये है राजस्थान की काँच पर स्वर्ण जड़ित इकाई। इसको अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा-सा, देखिएगा। ये रही थेवा आर्ट की, कांच के ऊपर ये जड़ी जाती हैं, बनाई जाती हैं। ये रही पीसेस ऑफ इंडियन हेरिटेज, पीएम मोदी गिफ्टेड वर्ल्ड लीडर्स, ये रहा। ये उन्होंने अभी दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये उनको सोचिए कि ये दिया था। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के हाथों से बने थेवा मैटिव कॉम्प्लेक्स सोने और कांच के खास उपहार उन्होंने दिए हैं। ये रहे, ये आप देख रहे हैं। तो इन्हीं को मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देख सकते हैं। तो स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा के दौरान थेवा कला की एक बेसिक पहचान मिली। स्लोवाक के राष्ट्रपति पीटर रेगनी को कूटनीतिक उपहार के रूप में हस्त निर्मित थेवा मोटिव कॉन्फ्लिक्ट भेंट किया उन्होंने। थेवा कला एक प्राचीन शिल्प है जिसकी उत्पत्ति 400 वर्ष से भी पहले मुगल और राजपूत काल में हुई थी। इसकी औपचारिक विरासत 18वीं सदी में नाथूलाल सोनी के नामक एक कुशल स्वर्णकार के द्वारा की गई थी, कांच के ऊपर सोने की जड़ाई। और राजस्थान के प्रतापगढ़ के महाराजा राजा सामंत सिंह द्वारा उसको कला को संरक्षित किया गया प्रतापगढ़ में। यानी कि इसका मूल जो निवास स्थान है वो कहाँ है, एक तरीके से कला का प्रतापगढ़ राजस्थान। इसमें 23 कैरेट के स्वर्णपत्र, बहुरंगी संसाधित कांच और चांदी का फ्रेम इसमें इस्तेमाल किया गया था, जो अभी इनको दिया गया और जनरली उसी का इस्तेमाल किया भी जाता है। कांच के आधार पर इसको आयातित अत्यधिक संतृप्त बेल्जियन कांच का उपयोग किया जाता था। इसमें गोंद का या सोल्डर का प्रयोग नहीं करते, पूरी तरह तापीय बंधन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि उसको जला करके उसको ताप से आपस में जोड़ा जाता है। और 2014 में से भारत को जीआई टैग के अंतर्गत संरक्षित है, ये ध्यान रखना, जीआई टैग के अंतर्गत। और यह पौराणिक महाकाव्य में इस तरह की चर्चा मिलती है। शाही दरबार के विवाह, राजकीय चिन्ह, महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक व्यक्तित्व जो अपने घोड़े के चेतक पर सवार हैं, ऐसी चीजें उन पर बनाई जाती हैं। इसमें हाथी, हिरण, मोर, पुष्पलताओं से युक्त शिकार दृश्यों को इनमें दर्शाया जाता है, कुल मिलाकर के। तो आज के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा प्रॉपर तरीके से। एक देखा जाए तो थेवा आर्ट आपके इंपॉर्टेंट है, महादेव कोहली की विषय विरासत मैंने आपको बता दी, सेसेल्स की पूरी इतिहास की जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक है ना। आपका इमरजेंसी प्रोविजन और एनसीईआरटी का जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। नेत्र साइंस एंड टेक का ये टॉपिक आपको मैंने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा आप देखेंगे तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपेक के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक। और नाटो वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस किया आपको। हीट डोम आपके इकोलॉजी एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस किया।
और ये आपका पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एमटीपी एक्ट मैंने डिस्कस किया है। तो अब बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और मैंने आज कोशिश की है कि अननेसेसरी चीज़ों को हटा करके टू द पॉइंट काम की चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाएँ। उतना ही दिया जाए जितना ज़रूरत है, उतने में से आपका क्वेश्चन मिल जाए। ओके? चलिए, और ध्यान रखिएगा, मुझे यहाँ पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, जॉइन ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।